हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई। चालू करें अगला चैप्टर। कल अपन ने जो है जनन स्वास्थ्य की बात कर ली थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर ली थी। इनके जो न्यूमेरिकल है वो एडिशनल लेक्चर के रूप में आपको सॉल्व आउट करके दे दिए जाएंगे। आज अपन इसी महीने में ही जो अगला चैप्टर आएगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें टिश्यूज के बारे में अपन मेनली बात करेंगे। टिश्यूज में उपकला उत्तक आ जाएगा, संयोजी उत्तक आ जाएगा, पेशीय उत्तक आ जाता है और तंत्रिकीय उत्तक आ जाएगा। तो उपकला उत्तक पूरा पढ़ना है अपने को। संयोजी उत्तकों में रुधिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि रुधिर कहाँ पढ़ लिया है आपने, जो परिसंचरण तंत्र है वहां पर आपको रुधिर के बारे में बताया गया है। पेशीय उत्तक में पेशियों के प्रकार के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और पेशियों के क्रिया करने की जो विधि है, संकुचन जो विधि है, स्लाइडिंग फिलामेंट जो सिद्धांत है, इसके बारे में आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है अपने को। तंत्रिकीय उत्तक की बात करें तो तंत्रिकाओं के विशेष प्रकार जो हैं उसके विषय में आपको बताया जाएगा। लेकिन तंत्रिकाओं में जो संचरण होता है उद्दीपनों का, इंपल्स का, वो आप कहाँ पढ़ के आ चुके हो? नर्व सिस्टम में जो तंत्रिकीय तंत्र आपने पढ़ा है उस दौरान इस चीज को पढ़ चुके हो। तो लिमिटेड पढ़ना है अपने को यहाँ पर, क्योंकि आप सिलेबस में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टिश्यू आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? वही टिश्यूज की, उत्तकों की। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उत्तक, टिश्यू, या क्या बोल दो इसको, उत्तक। तो जो वर्गीकरण वाला जंतु वर्गीकरण आपने एनिमल डाइवर्सिटी जहां पढ़ी थी, वहां आपने ये भी देखा था कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें तो सारे कार्य एक कोशिका को ही संपन्न करने होते हैं, चाहे वो पाचन का कार्य हो, श्वसन का कार्य हो, प्रजनन का कार्य हो, सारे के सारे कार्य एक ही कोशिका को संपन्न करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर बहुकोशिकीय जीवों में बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में इन कार्यों को संपन्न करने के लिए ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? विशिष्टीकृत हो जाती हैं, इनमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से जटिल जीवों की ओर मैं बात करूं तो सबसे पहले कोशिकीय स्तर आएगा। उसके बाद में कौन से स्तर की बात करेंगे? उत्तक स्तर की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम आएगा और अंग तंत्र आएगा। ठीक है, वो सॉरी अंग संगठन आएगा, और अंग संगठन के बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अंग तंत्र स्तर की अपन बात करेंगे। तो कोशिकाएं संगठित होकर उत्तकों का निर्माण करते हैं, उत्तक संगठित होकर उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये टिश्यू या उत्तक क्या कहला गए? बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का ऐसा संगठन जो क्या कार्य करेगा भाई? समान कार्य को संपन्न करवाता है। ये बहुकोशिकीय जीवों का ये संगठन, कोशिकीय संगठन क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में समान कोशिकाओं का समान कोशिकाओं का वह समूह है समान कोशिकाओं का वह समूह है। तो क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों में समान कोशिकाओं का वह समूह है। किसके साथ में? अंतराली पदार्थों के साथ। अंतराली पदार्थों के साथ किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है, क्या कहलाता है बच्चों? उत्तक कहलाता है।
कहलाता है। तो टिश्यू क्या बन गया अपना, टिश्यू बराबर हो गया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल प्लस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, अंतरकोशिकीय पदार्थ, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ठीक है। अब समान कोशिकाओं का समूह है, इससे क्या तात्पर्य है? ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति, कार्य तथा संरचना में समानता दर्शाती हों। लेकिन इसमें एक चीज याद रख लेना, उत्पत्ति में समानता जरूरी है, लेकिन कार्य व संरचना में समानता आवश्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोशिकाओं का वह समूह है जो संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाता है। क्या कहलाता है, समान कोशिकीय समूह कहलाता है। यहाँ पर नोट लगा के पॉइंट लिख लेना, क्या जरूरी नहीं है, क्या समानता आवश्यक नहीं है, संरचना व कार्य में हमेशा समानता हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, संरचना व कार्य में हमेशा समानता आवश्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी डेफिनेशन की बात होगी, किसके, टिश्यूज के। अब प्राणियों में अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनेगा, सेलुलर लेवल है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो संगठन, प्राणियों में संगठन कैसा हो जाएगा भैया, प्राणियों में संगठन कोशिका, इसका संगठन होता है, संगठन होने पर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, उत्तक का निर्माण होगा, इसका संगठन होगा, उत्तक तंत्र बनेगा, इनका संगठन होगा, अंग का निर्माण होगा, और इसका संगठन होता है तो अंगतंत्र बनता है। तो जंतुओं में कोशिका, उत्तक, अंग तथा अंगतंत्र ये सब मिलकर क्या करवाते हैं भैया, कार्य का विभाजन करवाते हैं, लेबर ऑफ डिवीजन करवाते हैं। तो लेबर ऑफ डिवीजन कहाँ पाई जाएगी, बहुकोशिकीय जंतुओं में ही उपस्थित होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जंतुओं में तो सारा कार्य एक कोशिका को ही संपादित करना पड़ता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में कार्य का विभाजन, नोट लगाए पॉइंट लिख लेना, कोशिका, उत्तक
अंग तथा अंगतंत्र बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन इसको क्या कहा जाता है? लेबर ऑफ डिवीजन। श्रम विभाजन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो संगठन के फलस्वरूप उत्तक बन गया, उत्तक तंत्र बन गया, अंग बन गया। यहां पर एक चीज याद रख लेना, अंग का निर्माण तो हो गया किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए, लेकिन दो या दो से ज्यादा अंग भौतिक रूप से और किस रूप में, फिजिकल मैनर में हो सकते हैं या रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। दो या दो से अधिक अंग एक दूसरे से भौतिक या रासायनिक रूप से जुड़कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बात होगी प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन हो रहा है, सरल रूप से लेकर जटिल रूप तक इसको अपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं उत्तक के विषय में कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स रहेंगे, इसके इतिहास के, किसने क्या खोजा, वो एक साथ याद रख लेना। नोट कर लिया होगा, इसको वीडियो को रोककर नोट डाउन करना होता है। हाँ बच्चों, बात करते हैं टिश्यू या उत्तक की। शब्द उत्तक, हिस्ट्री की कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, शब्द टिश्यू या शब्द उत्तक किसने दिया है भैया? बिचेट ने। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। औतिकी या इसे ही क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। शब्द हिस्टोलॉजी ये किसने दिया है? मायर ने। औतिकी के जनक, औतिकी के जनक कौन है भैया? वही जिसने बिचेट उत्तक शब्द दिया था।
उत्तकों का विस्तृत अध्ययन का विस्तृत क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जनक एनाटॉमी के जनक वो कौन हो जाएंगे भैया? मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, तो ये याद करने वाले कुछ एक बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर भैया? अब बहुकोशिकीय जीवों में अगर बात करें तो संरचना व कार्य के आधार पर जो उत्तक हैं ये मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तकों के प्रकार। टिश्यू है, इसका मतलब बहुकोशिकीय जीव तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के ये हो जाएंगे। एक कहलाता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा कहलाता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। तीसरा कहलाता है पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। और तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये आधार क्या है इसको बांटने का? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना तथा कार्य। संरचना तथा कार्य। संरचना तो इसको, इन उत्तकों को जब एक एक करके देखेंगे तब बात आ जाएगी। कार्य मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। कार्य में अंतर कैसे है? उपकला उत्तक क्या काम करेगा? आस्तर बनाने का काम करता है, आवरण बनाने का काम करता है, ढकने का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करवाता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? कार्य की बात हो रही है चारों के, इसका कार्य हो जाएगा आवरण तथा सुरक्षा प्रदान करवाना। प्रदान करना। ठीक है बच्चों, संयोजी उत्तक का क्या काम हो जाएगा? आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, एक दूसरे को सहारा प्रदान करना, सपोर्ट देना, और पदार्थों का स्थानांतरण जो रुधिर के द्वारा जैसे किया जाता है। तो संयोजी उत्तक का काम हो जाएगा जोड़ना, जोड़ना। इसके अलावा आलंबन प्रदान करना, सहारा प्रदान करवाना, आलंबन, सहारा तथा स्थानांतरण। पदार्थों का स्थानांतरण। ये भी संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू का कार्य हो जाएगा। पेशीय उत्तक का क्या कार्य है? संकुचन तथा गमन, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। संकुचन तथा गमन, ये कार्य कहलाता है पेशीय उत्तक का। और तंत्रिकीय उत्तक का क्या कार्य हो जाएगा? जो उद्दीपन है, जो इंपल्स हैं, उनको उत्पन्न करना और उनको संचरित करवाना। इंपल्स को उत्पन्न करना तथा इनका संचरण।
ये कार्य किसका कहलाता है? तंत्रिका उत्तक का कहलाता है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कौन से उत्तक की? उपकला उत्तक की। ठीक है, इसको वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें, मिटा दें। उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, पहला आ जाएगा बच्चों उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू। दो शब्द हैं यहां पर, एक है एपी और एक है थीलियो। एपी का तो मतलब है ऊपर, ऊपर, और थीलियो का मतलब है वृद्धि करना, वृद्धि, ग्रोथ करना। तो ऐसा उत्तक जो किसी दूसरे उत्तक के ऊपर वृद्धि करता है क्या कहलाता है? उपकला उत्तक कहलाता है। सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनने वाला उत्तक कौन सा कहलाता है? उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। यही एक ऐसा उत्तक है जिसका उद्भव जो है, जिसका ओरिजिन जो है वो तीनों ही जननिक परतों से होता है। एक्टोडर्म से भी होता है, मेसोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से ओरिजिन भी इसका देखा जाता है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर या निकटता से व्यवस्थित होती हैं और एक नियमित क्रम में ये उपस्थित होती हैं। ऐसे नहीं है ऊपर नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक नियमित रूप से कोशिकाएं जो हैं वो व्यवस्थित भी रहती हैं और पास पास स्थित होने के कारण इनके मध्य जो अंतराली स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट हो जाएगा किसके बीच में? उपकला उत्तक के बीच में। इन कोशिकाओं का एक सतह जो है वो वातावरण की तरफ होता है, या अगर ये खोखले अंगों में पाए जाते हैं तो अंगों की गुहा की तरफ होता है, जबकि जो दूसरा भाग होता है वो दूसरा भाग संयोजी उत्तक की तरफ कहलाता है। साथ ही उपकला उत्तक में रुधिर की आपूर्ति भी नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई भी नहीं होती है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि ये पोषण कहां से प्राप्त करती हैं? तो ये जो उत्तक है ये किसी दूसरे उत्तक के ऊपर वृद्धि कर रहा है। वो दूसरा उत्तक, नीचे वाला उत्तक क्या कहलाता है? संयोजी उत्तक कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू से पोषक पदार्थ कहां पहुंचते हैं? उपकला उत्तक में पहुंचते हैं। किससे होते हुए? एक आधारीय झिल्ली से होते हुए इन पदार्थों का स्थानांतरण होता है। उपकला उत्तक को पदार्थ जो है, पोषक पदार्थ वो पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशिष्टता हो गई इसकी, उसकी बात कर लेते हैं। इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? शब्द किसने दिया? उपकला, रोइस ने। रोइस नाम के वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी लिख लेना नॉलेज के लिए। विशिष्टता क्या है उत्तक की? विशिष्टता कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, पहली हो जाएगी भ्रूणीय अवस्था के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उत्तकीय कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, निर्माण किससे? तीनों ही जनन स्तरों से। इस उत्तक का निर्माण
तीनों जनन स्तरों से तीनों ही जनन स्तरों से होता है। इसका मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी निकट उपस्थित होती हैं कि अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, कोशिकाएं परस्पर स्थित होने के कारण अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ठीक है, रुधिर आपूर्ति नहीं पाई जाती है, रुधिर आपूर्ति अनुपस्थित, अतः पोषण प्राप्त कहां से करेंगे, नीचे पाए जाने वाले संयोजी उत्तकों से। अतः पोषण की प्राप्ति नीचे स्थित संयोजी उत्तकों से की जाती है। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता उपस्थित होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है किसमें, उपकला उत्तक में। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 5 नंबर, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन क्या हो जाएगा, उपस्थित, और केवल उपस्थिति नहीं, सर्वाधिक भी होता है, सर्वाधिक भी कहलाता है। ठीक है, दूसरे उत्तक के ऊपर वृद्धि करते हैं, दूसरे उत्तक के ऊपर वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक विशिष्टताएं जो हैं ये आपको मैंने उपकला उत्तक की बताई हैं। इसमें एक चीज और याद रख लेना कि न्यूट्रिशन तो ठीक है, यहां से ले लिया, ये कोशिकाएं जो हैं एक नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित होती हैं, एक डायग्राम के द्वारा अभी समझाया जाएगा आपको। तो नंबर 7 हो जाता है, कोशिकाएं नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है, किसकी, उपकला उत्तक की। ये जो उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक हैं, इन दोनों के बीच में आधारीय झिल्ली उपस्थित होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। आधारीय झिल्ली,
आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कैसी होती है? पतली, पतली कहलाती है, अकोशिकीय, कोशिकाएं नहीं होती इसमें, अकोशिकीय, निर्जीव, निर्जीव कहलाती है, और पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब पोषक पदार्थ संयोजी उत्तक से उपकला उत्तक में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये पारगम्य भी होती है, पारगम्य भी कहलाती है, परमिएबल भी कहलाती है। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके दो स्तर पाए जाएंगे, एक स्तर उपकला उत्तक की तरफ होता है और एक स्तर इसका किधर कहलाता है? संयोजी उत्तक की तरफ कहलाता है। एक डायग्राम के द्वारा इसको मैं रिप्रेजेंट करके जैसे बना देता हूं आपके सामने। ये तो अपनी क्या हो गई? उपकला उत्तक की कोशिकाएं हो गई, ठीक है भैया, एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा जिसमें रुधिर की आपूर्ति देखी जा रही है। ये अपना क्या बन गया? संयोजी उत्तक बन गया। तो संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक, ये तो है उपकला उत्तक, और ये है संयोजी उत्तक। इन दोनों के मध्य क्या पाई जाती है? आधारीय झिल्ली उपस्थित होती है। तो आधारीय झिल्ली में एक परत तो पाई जाती है किधर की तरफ? संयोजी उत्तकों की तरफ। इसको तो फाइब्रस लेमिना, तंतुमयी लेमिना के नाम से जाना जाता है। और एक परत पाई जाती है किधर की तरफ? उपकला उत्तक की तरफ। इसको बेसल लेमिना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आधारीय झिल्ली बनाते हैं। तो ये तो क्या कहला गया? बेसल लेमिना। और ये क्या कहला गया? फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिन, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें बेसल लेमिना ये तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और फाइब्रस लेमिना जो है ये फाइबर्स की बनी होती है, तंतुओं की बनी होती है। कोलेजन तथा रेटिकुलर तंतुओं का बना हुआ स्तर बेसमेंट आधारीय झिल्ली का क्या कहलाता है? फाइब्रस लेमिना कहलाता है। तो इसके लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए एक बात याद रखना, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड उपस्थित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई ये परत क्या कहलाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में बेसल लेमिना तो के लिए तो लिख लेना आप, बेसल लेमिना क्या पाया जाता है? किसका बना हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन। चलो इसको अलग से इधर लिख देता हूं मैं, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, वीडियो को रोकर नोट डाउन कर लें, इधर वाला पार्ट मिटा देते हैं। तो जो आधारीय झिल्ली बनी अपनी, आधारीय झिल्ली, इसमें दो स्तर हो गए, एक तो कहला गया बेसल लेमिना, एक कहला गया तंतुमयी लेमिना, फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना। तंतुमयी जो लेमिना है
ये तो बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, और फाइब्रस लेमिना बना हुआ है कोलेजन तथा रेटिकुलर तंतुओं का बना हुआ, रेटिकुलर तंतुओं का बना हुआ। इसके अलावा इस आधारीय झिल्ली में और क्या पाया जाता है वो लिखा है मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन भी उपस्थित होता है, वो सॉरी म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है, ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है ये दो इकाइयों के रूप में होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कहलाता है और ग्लूकुरोनिक एसिड कहलाता है। तो ये दो इकाइयां आपको याद रखनी है इसकी, ठीक है, दो इकाई होती हैं, दो इकाइयों के रूप में व्यवस्थित, दो कंपोनेंट हो गए, एक कहला गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एक कहलाता है ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। तो एक तो बन गया ग्लूकोजामीन, एक बन गया ग्लूकुरोनिक एसिड। इनको किस किस रूप से जाना जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन को शॉर्ट फॉर्म में NAG कहते हैं और इसको GA ग्लूकुरोनिक एसिड। ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एकांतर क्रम में व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जैसे NAG की इकाई पाई जा रही है, एक ग्लूकुरोनिक एसिड की इकाई पाई जा रही है, फिर NAG की इकाई पाई जा रही है और फिर ग्लूकुरोनिक एसिड की इकाई पाई जा रही है। तो इनकी व्यवस्था कैसी होगी, अल्टरनेट ऑर्डर में ये उपस्थित होते हैं, एकांतर क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है, NAG GA NAG GA, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और ग्लूकुरोनिक एसिड ये एकांतर क्रम में अपनी व्यवस्था को दर्शाते हैं। अब अपन बात करेंगे जो उपकला उत्तक है, इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली बनेगी, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली, वो कुछ रूपांतरण दर्शाती है, कुछ मॉडिफिकेशन दर्शाती है और उसके अलावा वो कुछ संधियां भी बनाती है। टाइट जंक्शन बनता है, दृढ़ संधि बनती है, आसंजी संधि अडेरिंग जंक्शन बनता है और इसके अलावा अंतराली संधि गैप जंक्शन का भी निर्माण होता है। तो सबका कार्य देखेंगे और एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे, इसको नोट डाउन करें पहले। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण और संधियों की, जंक्शन की। सेल जंक्शन कहा जाता है इनको, कोशिका संधि कहा जाता है। तो दो कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे से जुड़कर या रूपांतरित होकर कुछ संधियों का ये निर्माण करते हैं और ये संधियां जो हैं ये यांत्रिक सपोर्ट या यांत्रिक सहायता एक दूसरे को प्रदान करवाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एक दूसरे को प्रदान करवाते हैं। क्या कहलाते हैं, संधियां कहलाते हैं या सेल जंक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और रूपांतरण और भी पाए जाते हैं, जैसे सीलिया उपस्थित होते हैं, जैसे सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। तो लेबलिंग कर देते हैं सबसे पहले। ये तो क्या कहलाता है, सीलिया। ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। ठीक है बच्चों, ये परस्पर स्थित कोशिकाओं की, ये कोई कोशिका A है, ये कोई कोशिका B है, इन कोशिकाओं की ये क्या कहला गई, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। अब जंक्शन कौन कौन से पाए जाते हैं, एक जंक्शन तो ऐसा होता है जो इन कोशिकाओं से पदार्थों के रिसाव को रोकता है, पदार्थों को बाहर नहीं जाने देता, इसको कहा जाता है दृढ़ संधि
या टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, या इसी को क्या कहा जाता है, दृढ़ संधि। ठीक है बच्चों, दो कोशिकाओं के मध्य स्थित स्थान क्या कहलाता है, अंतराली स्थान कहलाता है। कोशिकीय अंतराली स्थान कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा दोनों कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो एक संधि के द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिससे होते हुए आयनों का आदान प्रदान होता है। इस संधि को क्या कहा जाता है, अंतराली संधि या गैप जंक्शन। इसको बोलेंगे अंतराली संधि या फिर क्या बोल दो, गैप जंक्शन। ठीक है, इसके अलावा आसंजी संधि एडहेरिंग जंक्शन और उपस्थित होता है। इसी एडहेरिंग जंक्शन में एक एग्जांपल आता है ये डेस्मोसोम वाला। ठीक है, तो इस संधि को अपन ने क्या बोल दिया, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम ये कहला गया। डेस्मोसोम में ये इस कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली है, ये झिल्ली इस कोशिका की कहला रही है। तो अपनी अपनी तरफ की जो प्लाज्मा झिल्ली होती हैं वहां पर क्या बनती हैं, प्रोटीन प्लेट बनती हैं। उन प्रोटीन प्लेट से कुछ प्रोटीन के फाइबर्स निकलते हैं। इन प्रोटीन के फाइबर को टोनोफाइब्रिल के नाम से जाना जाता है, जो साइटोप्लाज्म को, अपने साइटोप्लाज्म को, अपनी तरफ वाले साइटोप्लाज्म को स्थायित्व प्रदान करवाते हैं। इसके अलावा इसी डेस्मोसोम में जो अंतराली स्थान बच गया वहां पर कुछ प्रोटीन के तंतु और बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनकी भी लेबलिंग करते हैं अपन। तो क्या क्या हो गया, ये तो कहला गई प्रोटीन की प्लेट, प्रोटीन प्लेट, और इनसे निकलने वाले ये फाइब्रिल्स क्या कहला गई, टोनोफाइब्रिल, टोनोफाइब्रिल। और ये अंतर कोशिकीय क्या कहला जाते हैं, प्रोटीन, अंतर कोशिकीय प्रोटीन कहला जाते हैं। दोनों कोशिकाओं से प्लाज्मा झिल्ली अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है। पहले तो इस कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली इसमें धसती है, फिर इसकी प्लाज्मा झिल्ली इसमें धसती है। कहूं तो दोनों हाथों की अंगुलियां जिस प्रकार एक दूसरे में धस जाती हैं, उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली भी एक दूसरे में धस जाती है। इसको क्या कहा जाता है, इंटरडिजिटेशन, इंटरशन के नाम से जाना जाता है। और ये अपनी कोशिका बनी गई, नीचे संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। संयोजी उत्तक और इस कोशिका के मध्य जो झिल्ली पाई जाती है ये आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है, आधारीय झिल्ली। ठीक है बच्चों, तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है जिसके द्वारा जो संधियां हैं वो आपके सामने मैंने बनाई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जंक्शन कौन कौन से हैं, ये संधियां कौन कौन सी हैं। इसका एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। सेल जंक्शन, कोशिका संधि, कोशिका संधि, सेल जंक्शन। सबसे पहला कहलाता है दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि या टाइट जंक्शन। कौन सा हो जाएगा, जो कोशिकाओं से पदार्थों के रिसाव को रोकता है, लीकेज को रोकता है। कोशिकाओं
से पदार्थों के रिसाव को रोकता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, जोना ओक्लूडेंस। दृढ़ संधि का दूसरा नाम है जोना ओक्लूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपना कहलाएगा कौन सा, गैप जंक्शन अंतराली संधि। परस्पर स्थित कोशिकाएं, पास पास स्थित जो कोशिकाएं हैं उनका कोशिका द्रव्य एक दूसरे के साथ में जुड़ा रहता है इस संधि के द्वारा, जिससे होते हुए आयनों का आदान प्रदान भी किया जाता है। परस्पर स्थित कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य इस संधि द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। और क्या होता है यहां से, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, तो दृढ़ संधि होगी, अंतराली संधि गैप जंक्शन कहला गया, और आसंजी संधि हो जाती है अडहेरिंग जंक्शन। आसंजी संधि क्या कहा जाता है इसको, अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। इसको जोना अडहेरेंस के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम भी याद रखें, जोना अडहेरेंस। दो कोशिकाओं के बीच में क्या बनाता है, एक सीमेंटिंग पदार्थ बनाने का काम करता है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में मदद करता है। दो कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, जोना अडहेरेंस कहलाता है या अडहेरिंग जंक्शन कहलाता है। इसी जोना अडहेरेंस का एक एग्जांपल ये डेस्मोसोम भी बनता है, यहां नोट लगा के अलग से लिख लेना, नोट डेस्मोसोम। तस तरीके जैसी क्या पाई जाती हैं, दो प्रोटीन की प्लेट उपस्थित होती हैं, डिस्क समान प्लेट हैं, किसकी बनी हुई, प्रोटीन की, प्रोटीन प्लेट ये कहलाती हैं। और इन प्लेटों से अपने कोशिका द्रव्य की ओर क्या निकलते हैं, टोनोफाइब्रिल्स निकलते हैं, जो कोशिका द्रव्य को स्थायित्व प्रदान करवाते हैं। डिस्क से टोनोफाइब्रिल्स निकलकर कोशिका द्रव्य को
स्थायित्व प्रदान करवाते हैं। स्थायित्व प्रदान करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाते हैं? डेस्मोसोम कहलाते हैं। ये अपनी बात हो गई किसकी? संधियों की, सेल के जंक्शन की। क्यों पाई जाती हैं ये संधियां? संधियां उपस्थित होती हैं सपोर्ट करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। कोशिका संधि, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके कुछ अन्य रूपांतरण भी हैं, जैसे सीलिया हो गई, माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, स्टीरियोसीलिया उपस्थित होते हैं। उनका क्या कार्य है वो भी एक फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे। पहले इसको ड्रॉ करें आप। हाँ बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली के कुछ अन्य रूपांतरण देखते हैं। संधियां इससे ठीक पहले अपन ने देखी हैं। अन्य रूपांतरणों में सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई आ जाएंगे, इनको कहा जाता है माइक्रोविलाई। सीलिया या काइनोसीलिया के नाम से जाने जाते हैं। सीलिया या काइनोसीलिया या स्टीरियोसीलिया। ठीक है। जो माइक्रोविलाई हैं, ये माइक्रोविलाई कोशिका द्रव्य का ही प्रवर्ध है। जैसे ये कोशिका हो गई, ठीक है। इस कोशिका की जो मुक्त सतह होगी, उस मुक्त सतह से कुछ प्रवर्ध बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रसारित कर देते हैं। ये संरचना क्या कहलाती हैं? माइक्रोविलाई कहलाती हैं। ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? माइक्रोविलाई कहा जाता है भैया। ये हो गई माइक्रोविलाई। अगतिशील संरचना है ये, असंकुचनशील है। ना तो इनमें कोई गति होती है और ना ही कोई संकुचन होता है, छोटी बड़ी होती हैं ये तो केवल क्या काम करेंगी? अवशोषण की जो सतह है उस सतह को ये बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ा है? जैसे ये वाली जो सतह है यहां से लेकर यहां तक, अगर ये प्रसारित नहीं होते बाहर की ओर तो अवशोषण इतनी सतह से ही होता। अब सतह कितनी हो गई है? सतह काफी बढ़ चुकी है। इस सतह से अवशोषण होगा, इस सतह से होगा, इससे होगा, इससे होगा। इस प्रकार सतह जो है वो बढ़ जाती है अवशोषण की। ठीक है भैया। तो अगतिशील और असंकुचनशील, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कहलाएगी, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ये कहलाती है। पदार्थों के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं कौन? माइक्रोविलाई। अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों। उपस्थिति कहाँ है, कहाँ पाए जाएंगे? जो आंतरीय भित्ति है उसके अंदर की ओर पाए जाते हैं, छोटी आंत में मिलेंगे ये। गोल ब्लैडर जो पित्ताशय है वहां पर उपस्थित होता है। और पीसीटी जो व्रकाणु है, जो नेफ्रॉन है, उसका जो प्रारंभिक भाग है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले के ठीक पहले वाला, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। ठीक है। सीलिया या काइनोसीलिया कहा जाता है, तंतुमयी प्रवर्ध कहलाते हैं। और निकलते कहां से हैं? ये बेसल ग्रेन्यूल जो है वहां से ओरिजिनेट होते हैं। आधारीय कणिका को क्या बोला गया है? बेसल ग्रेन्यूल। कैसी संरचना है? गतिशील है। और गतिशील भी कैसी है? एक विशिष्ट दिशा में ये गति करती है। तो सीलिया या काइनोसीलिया की बात करूं तो ये कोशिका होगी। ठीक है। इस कोशिका की ये वाली सतह मुक्त सतह कहलाएगी। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बेसल ग्रेन्यूल उपस्थित हो जाएंगे भैया। ये मुक्त सतह की ओर आधारीय कणिका पाई जाती है, बेसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और इन बेसल ग्रेन्यूल से उत्पन्न होते हैं कौन? सीलिया या काइनोसीलिया भी कहा जाता है इनको। ये कैसे होगी, कैसी संरचना है? ये सीलिया कहला जाती हैं और ये इसकी मुक्त सतह कहला जाती है। ठीक है। इन संरचना को क्या नाम दे दिया? काइनोसीलिया। और जिससे उत्पन्न हो रही है वो क्या कहला रहा है? बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है। ये इस कोशिका का जैसे
केंद्रक हो गया, ये इस कोशिका का केंद्रक कहला गया। यहाँ तो कोशिका द्रव्य का ही प्रसार हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का प्रसार नहीं है। एक बेसल ग्रेन्यूल होता है मुक्त सतह के ठीक नीचे, वहां से उत्पन्न होते हैं कौन, सीलिया या काइनोसीलिया। गतिशील होते हैं, और गतिशील भी कैसे, एक विशिष्ट दिशा में। कहने का मतलब ये सीलिया हैं तो ये इस प्रकार गति करते हैं, इधर गए, उसके बाद में इनमें संकोचन हुआ, नीचे हो गए, फिर वापस अपनी जगह पर, फिर वापस एक्सटेंड होंगे। कोई भी पदार्थ यहाँ पर आएगा, इसको आगे पहुंचा देंगे, फिर संकुचन होगा, छोटे हो जाएंगे, फिर वापस अपनी जगह पर वापस प्रसारित होंगे। इस प्रकार एक दिशा में पदार्थ की गति ये करवाते हैं। तो एक दिशीय गति पाई जाती है किसके अंदर, सीलिया के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पाए जाते हैं ये, फैलोपियन नलिका में, जो शुक्राणु है और जो अंडाणु है, तो इनकी गति में मदद करते हैं ये। ट्रेकिया में पाए जाते हैं ये। जब भी अपन ने अंतर श्वसन किया, कोई धूल के कण या और कोई पदार्थ अगर गया है तो वहां पर ट्रेकिया में ही चिपक जाता है म्यूकस से, और उस म्यूकस को वापस गले में कौन लेकर आता है, ट्रेकिया में पाए जाने वाले सीलिया ही लेकर आते हैं। गर्भाशय है उसमें भी पाए जाते हैं, और एपेंडाइमल एपिथेलियम ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, मस्तिष्क में पढ़ा होगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो गुहाएं होती हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं मस्तिष्क के, वहां पर जो उपकला पाई जाती है वो कौन सी कहलाती है, एपेंडाइमल एपिथेलियम कहलाती है। ठीक है, तो इन सभी संरचनाओं में क्या पाया जाता है, सीलिया, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको काइनोसीलिया के नाम से जाना जाता है। एपेंडाइमल एपिथेलियम के लिए याद रख लेना, कहां पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु की जो आंतरिक आस्तर होता है वहां पर कौन उपस्थित होते हैं, सीलिया या काइनोसीलिया उपस्थित होते हैं। स्टीरियोसीलिया कोशिका द्रव्य का ही प्रवर्ध कहलाते हैं। अगतिशील और असंकुचनशील ये संरचना होती है। ठीक है, ये तो केवल जो स्टोरेज है, जो संग्रहण का स्थल है, उस संग्रहण के स्थल का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। अधिवृषण और शुक्रवाहक में उपस्थित होते हैं कौन, स्टीरियोसीलिया। अगतिशील असंकुचनशील कहलाते हैं। संरचना की अगर बात करें तो कैसी हो जाएगी, ये जैसे ये कोशिका होगी भैया, इस कोशिका का ये क्या कहला गया, केंद्रक कहला गया। और इस कोशिका का जो प्रवर्ध है, कोशिका द्रव्य प्रवर्ध, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं ये स्टीरियोसीलिया। डायग्राम बना दें इसका, इस प्रकार से ये लंबे लंबे प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, स्टीरियोसीलिया कहलाते हैं। असंकुचनशील और अगतिशील संरचना बन जाती है। ठीक है, पोजीशन याद रखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, एपिडिडाइमिस में उपस्थित होते हैं और वास डिफरेंस में पाए जाते हैं। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहक क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने प्लाज्मा झिल्ली के अन्य रूपांतरणों की बात हो गई। अब उपकला जो उत्तक है उसके विशिष्ट जो अब उपकला उत्तक जो है उसके विशिष्ट प्रकारों की अपन बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करें पहले। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे उपकला के प्रकार के, टाइप ऑफ एपिथेलियम की। तो एपिथेलियम का प्रकार जो है वो कहलाता है सिंपल टाइप की, सरल उपकला। ठीक है, नंबर 2 कहलाती है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड उपकला, या कंपाउंड की जगह हिंदी का वर्ड ही लिख दें आप तो क्या कहलाएगा, इसको संयुक्त उपकला भी कहा जाता है, संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला। और तीसरा हो जाता है विशिष्टीकृत उपकला, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। विशिष्टीकृत उपकला। तो ये 3 प्रकार किसके कहलाते हैं, उपकला के, सरल उपकला, संयुक्त उपकला, विशिष्टीकृत उपकला। सरल उपकला की अगर बात करें तो कोशिकाएं एक परत में उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं
एक परत में उपस्थित। संयुक्त में अगर बात करें तो कोशिकाओं के बहुस्तर उपस्थित होते हैं। कोशिकाएं बहुस्तरों में उपस्थित होती हैं। और विशिष्टीकृत में अगर बात करें तो यहां पर ये ग्रंथिल प्रकृति जो है उसको प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, वर्णकित भी हो जाते हैं, ग्रंथिल भी हो जाते हैं। वर्णकित तथा ग्रंथिल कोशिकाएं। ठीक है, तो सरल, संयुक्त और विशिष्टीकृत तीन प्रकार की उपकलाएं अपन देखेंगे। उपकला के प्रकार हो गए। सरल उपकला जो है इसको सबसे पहले बांटा गया है किसके आधार पर? कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, कि कोशिकाओं की आकृति कैसी है, ठीक है, शेप कैसी है, उसके बेसिस पर। इसी प्रकार संयुक्त में बात करेंगे। और विशिष्टीकृत में तो ये कार्य ही क्या करने लग जाते हैं, कोई दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरल उपकला की बात करनी है। इसको किसके आधार पर बांटा है? सरल, संयुक्त और विशिष्टीकृत को इसको परतों के आधार पर व कार्य के आधार पर। इसका आधार क्या कहलाएगा? इसका आधार बन जाता है परतों की संख्या तथा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम। सबसे पहले बात करनी है सरल उपकला। इस सरल उपकला की अगर बात करें तो इसमें कोशिकाओं की आकृति के आधार पर यह होती है सल्की कहलाती है, जिसको स्क्वामस कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 जो है वो हो जाती है कौन सी? स्तंभाकार, घनाकार, पहले घनाकार, क्यूबोइडल, नेक्स्ट कहलाती है स्तंभाकार, कोल्यूमनर, और अंतिम कहलाती है कौन सी? कूट स्तरित। है तो सरल का प्रकार, दिखने में ऐसा लगता है बहुत सारी परतें हैं, लेकिन संयुक्त में नहीं आएगी, सरल में आएगी। क्यों आएगी वो भी आपको बताएंगे। कूट स्तरित, कूट स्तरित, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड उपकला ये कहलाती है। ठीक है, अब इस सरल उपकला को कल अपन डिटेल से देखेंगे। आज का लेक्चर बच्चों अपना यहीं कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।